सो यार हमारा लास्ट प्रॉब्लम था कॉन्टेस्ट का, सब एरेज विद मैक्सिमम प्रोडक्ट। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेसिकली बेस्ड है मॉड्यूलर इन्वर्स पे। तो जितने भी लोगों को मॉड्यूलर इन्वर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो एक बारी वो मेरी नंबर थियरी की वीडियो में मॉड्यूलर इन्वर्स वाला टॉपिक को अच्छे से देख ले। काफ़ी बहुत जगह यूज़ होता है मॉड्यूलर इन्वर्स। तो अगर कोई टॉपिक तुम्हें कभी भी नहीं आता किसी भी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तो यार मैंने उस पर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसको प्लीज़ जाके देखो। अब जितने लोगों को मॉड्यूलर इन्वर्स आता है, तो वो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन जब मैं बताऊंगा तो आधे से ज़्यादा लोगों को यही लगेगा यार ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी थी, बस तुमने सोचा नहीं। क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही सेम दो प्रॉब्लम मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में। अब देखते हैं कि यार ये कैसे क्या प्रॉब्लम है और इसको मैं कब करवाया था, तो मैं कैसे सोचना चाहिए था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तो हमें एक सीक्वेंस गिवन होगा A1 से लेके AN तक, और एक प्राइम नंबर गिवन होगा x। हमें करना क्या है, हमें इसमें एक फंक्शंस डिफाइन कर रखा है कि फंक्शन में हम एक लेंथ पास करेंगे, और इस A1 से लेके AN तक वो कोई भी एक सीक्वेंस सब एरे सेलेक्ट कर लेगा उस पर्टिकुलर लेंथ की। उन सब एरे के जितने एलिमेंट है उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेगा और उसका मॉड्यूलर ले लेगा x के साथ, और जो भी उसका रिजल्ट होगा वो रिटर्न कर देगा। तो हमें ये बताना है कि मिनिमम हम क्या ऐसी लेंथ सेलेक्ट करें जिसमें हमारा ये आंसर मैक्सिमम आ रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है सब एरे का। यानी कि मिनिमम लेंथ ऑफ सब एरे ऐसी सिलेक्ट करनी है हमें जिसका आंसर हमारे को मैक्सिमम मिल रहा है। यानी कि उन सबका अगर मैं प्रोडक्ट करके मॉड्यूलो एक्स के साथ लूँगा तो वो मेरा मैक्सिमम है। तो आउटपुट में हमें ये दो चीज़ प्रिंट करवानी थी कि मैक्सिमम आंसर क्या बन सकता है और उसकी लेंथ क्या है। सो यार इसकी अप्रोच सबसे पहले तो तुम्हारे को क्या चीज़ करनी चाहिए यार, कभी भी ऐसे मैक्सिमम सब एरे सम या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर जॉर सम सब एरे का लेना हो, तो यार उसमें हमें प्री कैलकुलेशन तो हमेशा करनी पड़ती है। तो हमने प्री मल्टीप्लिकेशन का एक एरे बना लिया जिसमें ith ऑफ प्री एरे क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है कि 0th एलिमेंट से लेके ith एलिमेंट तक के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन विद मॉड्यूलो x क्या आंसर स्टोर होगा, वो हमारा प्री ऑफ आई में स्टोर होगा। तो ये एरे जैसे प्री सम एरे बनाते हैं वैसे हमने एक मल्टीप्लिकेशन सम का एरे बना लिया। और हमने इस एरे में अगर मान लो ट्रेवर्स करते गए एक आंसर को मेंटेन रखते हुए कि इस एरे में जो सबसे बड़ा आंसर होगा और वो आई एक पर्टिकुलर आई पे है, यानी कि 0 से लेके आई उसकी लेंथ हो गई। तो यानी कि 0 से लेके आई तक वो उसकी लेंथ हो गई, सबसे बड़ा जो आंसर होगा और उसकी क्या लेंथ है ये चीज़ हमने स्टोर करवा ली। तो हमारा एक पार्ट डन हो जाता है। लेकिन अब बचता क्या है, तो यार जो बीच के जो सब एरे होते हैं जो कि प्री सम में नहीं इंक्लूड होते, मान लो 2 से लेके 7 तक का जो लेंथ है इसके बीच के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हमारे सारे प्री सम के मल्टीप्लिकेशन से बड़ा होगा। अब बड़ा कैसे होगा, क्योंकि यार हम हर एक केस में मॉड्यूलो ले रहे हैं x के साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि यार मैं 0 से लेके 8 तक के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लूँ और उसका मॉड्यूलो अगर x के साथ ले लो तो वो बहुत छोटा हो सकता है। मान लो उससे बड़ा मेरा क्या है, बीच के दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो x, वो मेरा उससे ज़्यादा बड़ा है। तो मेरा क्या लेने में ज़्यादा फ़ायदा है, वो बीच वाले एलिमेंट लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो उसका आंसर भी बड़ा है और उसकी लेंथ भी छोटी है। तो ये जो बीच के मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें हैं, तो ये जो बीच के सब एरे हैं इसका प्रोडक्ट क्या आएगा विद मॉड्यूलो x, वो हम अगर किसी तरीके से निकाल पाते एफिशिएंटली तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता। और इस केस में हमें सारे सब एरे भी जनरेट नहीं करने होते, कभी भी नहीं करने होते इस केस में सारे सब एरे। तो जितने भी अप्रोच तुम्हारे दिमाग में आते हैं कि मैं सारे सब एरे जनरेट करके उनका मल्टीप्लिकेशन करके मॉड्यूल लूँगा, उनको तभी रिजेक्ट कर दिया करो, उसको स्मार्टली सोचा करो। तुमने जितने भी सब एरे के सम करे हों, सब एरे वाले प्रॉब्लम्स करे होंगे, अगर तुमने ज़्यादातर करे होंगे तो हर एक में तुमने ये देखा होगा कि हम प्री एरे पे ही काम करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ ताकि तुम्हें इसकी अप्रोच समझ आए। मान लो मैं सम वाली चीज़ करता कि यार बीच के सब एरे का सम क्या है, तो मैं क्या करता था, प्री ऑफ जे माइनस प्री ऑफ आई इक्वल्स टू एम, जिसमें से जे मेरा बड़ा होता था यानी कि 0 से लेके कोई एक बड़े इंडेक्स तक का प्री सम, माइनस 0 से लेके एक छोटे इंडेक्स का प्री सम कर दें, तो जो बीच के इंडेक्स का सम होगा वो m के इक्वल होगा। तो प्री सम बीच वाले का मैं ऐसे निकालता था। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं जॉर की भी बात करूं अगर, तो बड़े एक i के लिए जॉर, उसका किसी एक छोटे j के लिए जॉर करूं, तो बीच के जो एलिमेंट हैं क्या सिर्फ उनका जॉर नहीं रह जाता। बिट मैनिपुलेशन में मैंने इसका प्रॉब्लम करवा रखा है अनऑर्डर्ड मैप के साथ। जिसने अगर उसकी वीडियो नहीं देखी या जो ये
चीज़ें ये डिस्कशन पहली बार ही सुन रहा है वो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख ले, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है और तुम देख रहे हो वही सेम टेक्निक आज हम इस प्रॉब्लम में भी लगाने वाले हैं। तो जिसको वो प्रॉब्लम अगर अच्छे से समझ आई होगी तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ईजी लगेगी एक बारी मैं मॉड्यूलो इन्वर्स का बता दूँ। तो ये दो केस तो मेरे तब हो गए जब मेरे को बीच के सब एरे का सम चाहिए हो या फिर जोर चाहिए हो। अब मेरे को बीच के सब एरे का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो वो कैसे होगा। तो मैं एक मॉड्यूलो इन्वर्स टर्म बताना चाहता हूँ, जिसने अगर वीडियो नहीं देखी या जिसको नहीं आता पहले वो मॉड्यूलो इन्वर्स की वीडियो देख लेना। जिसने देख रखा है तो उसको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, वो समझ आ जाएगा। तो a इंटू में 1/a करूँ तो a का इन्वर्स कहलाता है 1/a। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैं करता हूँ तो क्या आता है, वो 1 आता है। तो हम क्या कहेंगे कि 1/a हमारा मॉड्यूलो इन्वर्स है a के साथ। अगर हम इस पूरे इक्वेशन का मॉड्यूलो लें x से, तो मॉड्यूलो इन्वर्स टर्म कब आती है, जब हम a मॉड्यूलो x इंटू में उसका इन्वर्स मॉड्यूलो x करते हैं, वो इक्वल्स टू 1 आता है। तो मॉड्यूलो इन्वर्स वाली बात आती है हमारे दिल में कि चलो भाई इन दोनों का मैंने a का मॉड्यूलो इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा तो वो हमेशा रिजल्ट इससे करेगा 1 से करेगा। अब मॉड्यूलो इन्वर्स का यूज़ हमारा इस प्रॉब्लम में कैसे हो रहा है, तो मैंने कहा यार प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स i जो कि एक बड़ा i है, उसका मैं मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करता हूँ, मॉड्यूलो इन्वर्स ऑफ प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ j। यानी कि एक छोटा इंडेक्स j है उसका एक पर्टिकुलर प्री मल्टीप्लिकेशन निकाल रखा है मैंने, और ये जो मेरा प्री मल्टीप्लिकेशन आया इसका मैंने क्या करा, मॉड्यूलो इन्वर्स निकाल लिया। अब इसका जो मेरा मॉड्यूलो इन्वर्स आया उसको मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ करा है, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई के साथ। तो जो मेरा रिजल्ट आएगा मैं कहता हूँ वो रिजल्ट होगा j और i के बीच में जितने एलिमेंट हैं उनका प्रोडक्ट अगर तुम लोगे और मॉड्यूलो x के साथ लोगे तो उसके इक्वल ये m आएगा। अब इसको देखते हैं ये कैसे आ रहा है। तो मैं कहता हूँ i मेरा ग्रेटर देन j है, ठीक है, एंड m इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट बिटवीन i एंड j। हाउ, तो प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ i को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ j मेरा छोटा था i के साथ, इनटू में प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ j माइनस आई, यानी कि मान लो एक पर्टिकुलर इंडेक्स है j जो कि i से छोटा है, वहाँ तक का जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है वो, और j माइनस आई मतलब j का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वहाँ से लेके ith एलिमेंट तक का जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है वो, इन इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ j वाले के साथ तो 0 से लेके ith वाले का मल्टीप्लिकेशन टोटल आ जाएगा मेरे पास, राइट। तो प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ i को मैंने ऐसे एक्सपेंड कर दिया, यानी कि यार कॉन्टिन्यूस में है। मैं कहूँ यार पहले 6 टर्म का मेरे को मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि पहले 3 टर्म का मैं मल्टीप्लाई करूँ बाद के 3 टर्म के साथ, तो टोटल 6 टर्म का मल्टीप्लिकेशन मेरा आ जाएगा ना। तो मैंने कहा हाँ आ जाएगा। अब इसमें से मैं मॉड्यूलो इन्वर्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ j का, अब मॉड्यूलो इन्वर्स क्या करेगा, अगर मैं a इंटू में 1/a करूँगा तो ये इसको 1 कर देगा। तो प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ j को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ j को मैं मल्टीप्लाई करूँगा उसके मॉड्यूलो इन्वर्स से, तो ये मॉड्यूलो इन्वर्स इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा, और मेरा प्रोडक्ट क्या रह जाएगा, सिर्फ j और i के बीच में जितने भी एलिमेंट बचे थे मेरा सिर्फ वही प्रोडक्ट रह जाएगा। सो आई होप ये सबको समझ आया होगा कि कैसे मॉड्यूलो इन्वर्स इसको 1 कर देगा और बीच वाले जितने एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा वो मेरे को मिलता चला जाएगा। तो कोई भी बीच वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर मेरा सेटिस्फाई कर रहा है मेरे आंसर को तो मैं उसको स्टोर कर दूंगा। अभी देखते हैं कि इसका कोडिंग पार्ट कैसे हैंडल करना था हमें। मैंने एक n और एक x बना दिया साइज ऑफ एरे, और जो x एलिमेंट मेरे को गिवन था, एक वेक्टर बना दिया जिसमें मैं अपना एलिमेंट लूँगा, एक प्री एरे बना दिया जिसमें मैं प्री मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करूँगा। वेक्टर मैंने इनपुट ले लिया, एक अनऑर्डर्ड मैप बना दिया क्योंकि मेरे को मैप में जो चीज़ एक्सेस करनी है वो मेरे को सॉर्टेड फॉर्म में नहीं करनी, तो कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम अनऑर्डर्ड में काम करेंगे। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि ज़्यादा कम होती है ऑर्डर्ड मैप से। प्री ऑफ 0 में मैंने क्या कर दिया, पहले एलिमेंट मॉड्यूलो x कि 0th एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0th एलिमेंट ही खुद होगा, अगर वो x से बड़ा है तो मॉड्यूलो x स्टोर कर दिया प्री ऑफ 0 में। अब 1 से लेके n तक मेरे को क्या काम करना है, प्री ऑफ i क्या होगा, जो पिछला मेरा जितना भी प्रोडक्ट आया है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा करंट एलिमेंट के साथ, तो पिछला प्लस करंट टोटल लेंथ का मेरा प्री मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और इसका मॉड्यूलो ले लूँगा x के साथ तो वो प्री ऑफ i में मेरा स्टोर कर देगा। तो मैंने सारे
इंडेक्स के लिए प्री मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे स्टोर करवा लिए। अब मैंने एक आंसर बना दिया जिसको मैंने 0 कर दिया, और लेंथ मेरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकती है, n लेंथ का तो होगा ही आंसर मेरा, तो l को मैंने n कर दिया। अब मैं एरे में दोबारा से ट्रेवर्स करता हूँ, तो i 0 से लेके n तक ट्रेवर्स कर रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, प्री ऑफ i अगर मेरा ग्रेटर देन आंसर है, कोई भी एक प्री ऑफ i ग्रेटर देन आंसर है, तो यार आंसर को तो हम पहले अपडेट कर देते हैं उसको प्री ऑफ i से, और लेंथ में हम क्या कर देते हैं i+1, क्योंकि i मेरा 0 बेस इंडेक्सिंग है तो i+1 लेंथ हो जाएगी। अगर मेरा इक्वल्स टू इक्वल्स आता है कि आंसर मेरा इक्वल्स टू प्री ऑफ i है, तो लेंथ को मैं किससे अपडेट कर दूंगा, लेंथ का मिनिमम कॉमा i+1, इन दोनों का जो भी मिनिमम है उससे अपडेट कर दूंगा, आंसर को तो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मेरा प्री के हिसाब से आंसर कैलकुलेशन हुआ। अब जो ये बीच वाला काम करना था कि यार बीच वाले जितने भी सब एरे हैं उनका कैसे निकालें, तो मैंने कहा कि यार एक जो मैंने मैप बनाया था उसमें मैं क्या स्टोर करवाऊँगा, मॉड्यूलो इन्वर्स ऑफ प्री, मतलब इस इंडेक्स तक का जो मल्टीप्लिकेशन आया इसका मॉड्यूलो इन्वर्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मॉड्यूलो इन्वर्स वाला पूरा फंक्शन मैंने अपने वीडियो में अलग से समझा रखा है, तो इसको डेप्थ में यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। मॉड्यूलो इन्वर्स डायरेक्टली यूक्लिड के यूज से हम निकाल लेंगे मॉड्यूलो इन्वर्स, और कैलकुलेट करके उसको मैप में क्या स्टोर कर लेंगे, आईएथ प्लेस तक के लिए मॉड्यूलो इन्वर्स क्या है। आईएथ प्लेस तक के लिए मतलब जैसे प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ जे का मॉड्यूलो इन्वर्स क्या है वो, और उसका सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा कि जेथ इंडेक्स क्या है, मतलब यहाँ तक का मैंने अगर कर दिया, यहाँ तक का मॉड इन्वर्स मैंने निकाल दिया, तो कहाँ तक का निकाला है वो भी स्टोर कर लिया, और क्या मेरा मॉड इन्वर्स आया है वो भी स्टोर कर लिया। अब मैं मान लो ये करता जा रहा हूँ, कोई एक प्री इंडेक्स आता है, इनिशियली जो मेरा पहला प्री ऑफ 0 होगा, तो उसके लिए तो मेरे को कोई भी बीच वाले सब एरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस केस में हमारे ये जो मैप का लूप है वो नहीं चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा सिंपल ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैप में अभी इनिशियली कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसके बाद हमारा जो पहला प्री ऑफ 0 होगा उसका मॉड इन्वर्स हमारे मैप के अंदर आ जाएगा, और इंडेक्स क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 1 के लिए हम करेंगे तो ये वाला एक बार ही चलेगा। टेम्प में मैंने क्या कर दिया, प्री ऑफ 1 इंटू में मॉड इन्वर्स अब किसके मल्टीप्लाई होगा, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि प्री ऑफ 1 यानी कि 0 से 1 तक का जो मल्टीप्लिकेशन है वो, उसमें से मैं मॉड इन्वर्स अगर मल्टीप्लाई कर दूं 0 का, तो यानी कि 0 वाली टर्म वो 1 कर देगा, यानी कि अब मेरे पास टर्म के अंदर मल्टीप्लिकेशन क्या बचा, इफेक्टिवली फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन बचा। अगर मेरा ये ग्रेटर देन आंसर है तो आंसर को मैं अपडेट कर दूंगा, लेंथ को मैं क्या करूंगा, आई करंट वाला जो नंबर है वहां माइनस कौन से वाले का मैंने मॉड्यूलो इन्वर्स लिया था, वो जे डॉट सेकेंड, कौन से पोजीशन तक के हमने मल्टीप्लिकेशन को 1 कर दिया है, वो जे डॉट सेकेंड से मेरे को आराम से मिल जाएगा। तो उस इंडेक्स से और आई इनके बीच में जितने एलिमेंट होंगे वो मेरी लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ में इन दोनों का डिफरेंस स्टोर कर दिया। अगर मेरा टेम्प इक्वल्स टू आंसर होता है तो लेंथ को मैंने अपडेट किससे कर दिया, मिनिमम ऑफ लेंथ कॉमा आई माइनस जे डॉट सेकेंड। तो ऐसे करते करते जितने भी मेरे मॉड्यूलो इन्वर्स मैप में स्टोर होंगे और किस किस इंडेक्स तक के लिए स्टोर होंगे, तो हर एक इंडेक्स के लिए मेरा स्टोर होगा मॉड्यूलो इन्वर्स, तो बीच के जितने भी टोटल सब एरेज मेरे प्रेजेंट होंगे वो मेरा आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। अब बहुतों को लगेगा यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n² हो गई, क्योंकि हम सारे एक इंडेक्स ith इंडेक्स के लिए मॉड्यूलो इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में तुम्हें जो x गिवन था वो 2 से लेके 97 तक गिवन था, तो 2 से लेके 97 तक ही तुम्हारे मॉड इन्वर्स किसी भी नंबर के लिए आ सकते हैं, जो कि एक बहुत छोटा है नंबर। तो अगर मान लो किसी एक ith पोजीशन के लिए तुमने मॉड इन्वर्स निकाला, वो कुछ y आया, और कोई एक jth पोजीशन के लिए तुमने मॉड इन्वर्स निकाला, वो भी y आया, तो jth पोजीशन के लिए जब हम निकाल रहे हैं वो i के बाद आ रहा है, यानी कि i से बड़ा है, और अगर सेम है तो सेम मॉड इन्वर्स में हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो हमेशा बड़ा इंडेक्स स्टोर होगा। बड़ा इंडेक्स स्टोर होने का क्या फ़ायदा होगा हमारा, कि यार ये पहले मैं कुछ छोटी लेंथ माइनस कर रहा था टोटल लेंथ में से, जो मेरा रिजल्टेंट लेंथ आता तो कुछ बड़ा आता। अब टोटल लेंथ में से कुछ बड़ी लेंथ में माइनस कर रहा हूँ तो वही सेम रिजल्ट मेरा कुछ छोटी लेंथ में मिलेगा, तो ये हमारे फेवर में रहेगा हमेशा।
तो आई होप ये लूप हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 टाइम चल सकता है, और n हमारा 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर 7 कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, और इतने में हमारा काम आराम से बन जाएगा, और जो मेरा मैक्सिमम आंसर होगा और जो मेरा मैक्सिमम लेंथ होगा उसको मैं आउटपुट करवा दूंगा। तो हमने देखा कि यार इसमें हमने सेम टेक्निक का यूज़ करा जो हमने बिट मैनिपुलेशन वाले प्रॉब्लम में करा था। किसी भी जनरल प्रॉब्लम में हम जैसे प्री सम से बीच वाले सब एरे का सम, मल्टीप्लिकेशन, और कुछ भी निकालना हो तो हमें बस यही सोचना होता है कि यार बड़े वाले पार्ट से वो छोटा वाला पार्ट कैसे रिमूव हम कर सकते हैं इफेक्टिवली कि बीच वाले पार्ट का आंसर मिल जाए। और इस केस में मॉड्यूलो इन्वर्स का हम यूज़ करते तो वो बीच वाले पार्ट का आराम से आंसर निकल जाता। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है इसके एक्सप्लेनेशन में तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।